हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज से हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए, सीटेट पेपर 2 के लिए, उसमें से जो साइंस वाला पार्ट है उसकी हम लोग जो है सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक सीटेट के एग्ज़ाम में, उन सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें से बायोलॉजी को, उसके बाद फिर फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री को। तो चलिए देखते हैं, आज हमारा पहला क्लास है साइंस का। इसमें सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग दी गई है, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पादन। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? साग बनाने के लिए किया जाता है। तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में कि निम्न में से कौन से पौधे हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो एक तो यहाँ पे बताया गया सरसों हो गया, जिसके जो बीज होते हैं उससे हमें तेल की प्राप्ति होती है, और जो पत्तियाँ होती हैं उससे हमें साग की प्राप्ति होती है, साग बनाकर उनको खाया जाता है। अब सरसों के अलावा कौन कौन से पौधे होते हैं कि जैसे कि एक होता है केला। तो केला का जो फल होता है तो उसकी सब्जी भी बनाई जाती है और उसका जो है फल के रूप में भी यूज किया जाता है। उसके बाद एक होता है कद्दू। कद्दू या इसे ही सीताफल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सीताफल के नाम से जानते हैं। तो कद्दू का जो फल या फिर सीताफल का जो फल होता है तो उसकी हम लोग सब्जी बनाते हैं, और उसके जो फूल वगैरह होते हैं तो उनकी जो पकौड़ी वगैरह बनाई जाती है। तो ये आपको 3 पौधे याद रखना, सरसों हो गए, केला हो गए और सीताफल हो गए। ये 3 ऐसे पौधे होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उसके बाद बात की जाए, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद या फिर मीठा रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अब देखो, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि जो है मधुमक्खियों के द्वारा जो मीठा रस एकत्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तो मकरंद कहा जाता है। और ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं मीठा रस आखिरकार एकत्रित क्यों करती हैं? तो ये इसलिए एकत्रित करती हैं क्योंकि जो फूल और जो उनका मकरंद जो मीठा रस होता है वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, हमेशा ही उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए उसको भंडारित करती हैं और फिर बाकी टाइम में उसका यूज करती है अपने भोजन के रूप में। केले का पौधा जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो केले का पौधा भी है जो क्या है, भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमने बताया था कि जो 2 या 2 से अधिक पौधे होते हैं तो उनमें से केला जो है, तो केले का पौधा भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और जो केला होता है फल जो होता है तो फल के रूप में तो यूज किया ही जाता है। कुछ पौधे जहरीले हो सकते हैं। उसके बाद बात की जाए पशु भोजन की, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे कि शाकाहारी के अंतर्गत क्या हो गया, जैसे कि गाय भैंस वगैरह हो गई तो ये शाकाहारी के अंतर्गत आती हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि बाघ हो गया, शेर हो गया, तो ये क्या मांसाहारी के अंतर्गत आएंगे। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि इनमें से हो गया कौवा हो गया, मानव हो गया, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। ये सभी चीज़ें खाते हैं, मतलब ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो उन्हें ही क्या कहते हैं? जो शाकाहारी हो और मांसाहारी हो उन्हें ही कहते हैं सर्वाहारी। अब बात की जाए यहाँ पे अलग अलग खाद्य पदार्थ सामग्रियों की। प्रत्येक व्यंजन एक या अधिक प्रकार की सामग्री से बना होता है जो पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। तो मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं फिर से एक बार देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। और उसके बाद आपको यह याद रखना है, जैसे कि जो सामग्री से हम लोग भोजन बनाते हैं, तो जैसे कि भोजन बनाना हमें, तो एक ही सामग्री से तो भोजन नहीं बन पाता, कई सामग्री मिलाकर भोजन बनाते हैं। जैसे कि तेल हो गया, मसाले हो गए, सब्जियां हो गई। तो ये जो सामग्रियां होती तो इन्हें संघटक कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? संघटक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अब यहाँ पे बात की जाए, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं
और वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वसा से भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कॉपर सल्फेट विलयन, जो कॉपर सल्फेट विलयन है 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है कॉपर सल्फेट में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना जल की मात्रा हम लोग जब मिलाते हैं तो कॉपर सल्फेट विलयन की प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से हमें जो है कॉपर सल्फेट विलयन की प्राप्ति होती है, जब उसमें से 100 मिलीलीटर जल मिलाया जाता है। अब जैसे कि बात की जाए, यहाँ पे पूछ लिया जाए 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना हम जल घोलेंगे तो हमें कॉपर सल्फेट विलयन की प्राप्ति होगी। तब यहाँ पे इसका आधा कर देंगे हम लोग, 50 मिलीलीटर कर देंगे। तो 2 ग्राम कॉपर सल्फेट में जब हम 100 मिलीलीटर जल घोलते हैं तब हमें कॉपर सल्फेट विलयन प्राप्त होता है। अब वहीं यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना हम जल घोलेंगे तो हमें कॉपर सल्फेट विलयन की प्राप्ति होगी, तब आंसर हो जाएगा 50 मिलीलीटर जल। कितना? 50 मिलीलीटर जल। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। कितने जल में? 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा मिल जाएगा। उसके बाद अब बात की जाए हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषकों के बारे में। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन युक्त जो भोजन है उसे क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। और प्रोटीन किस लिए आवश्यक होते हैं? तो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन की बात की जाए तो विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिनों को एक जो समूह होता है विटामिनों का उसको क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। अब आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो इसको आपको डेका या फिर आपको इसे कीड़ा के नाम से याद रखना है। कैसे याद रखना है? कीड़ा के नाम से आपको याद रखना है। जैसे कि विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए। विटामिन ए, ये चारों विटामिन जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो यह आपको याद रखना है। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है कि आयरन के अवशोषण में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी हेल्प करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यह बनता है पेपर में कि कौन सा विटामिन जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो वह होता है विटामिन सी। जैसे कि चीज़ों को जब क्या किया जाता है, गर्म वगैरह किया जाता है तो उससे क्या होती है? विटामिन सी की जो है समाप्ति हो जाती है। उसके बाद आपको याद रखना है प्रतिऑक्सीकारक विटामिन किसे कहते हैं? प्रतिऑक्सीकारक विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए, सी और ई को प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कहा जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे बताया गया है विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट आपको याद रखने, जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी में तो कई पार्ट होते हैं तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जैसे कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन सी को किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। टोकोफेरॉल
फेराल के नाम से जानते हैं और विटामिन के को वहीं फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी आपको पॉइंट याद रखने होंगे। अब यहाँ पे बात बताई गई है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। अब ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया सीटेट के एग्जाम में, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर पूछेगा आपसे कि निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट की चावल में। किसमें से? चावल में। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? साबुत खाद्यान्न हो गए, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां होती हैं। अब बात की जाए संतुलित आहार क्या है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि संतुलित आहार किसे कहा जाएगा, तो उसमें से ऑप्शन होंगे कि जिनमें से रुक्षांश की मात्रा अधिक हो, या फिर रुक्षांश की मात्रा पर्याप्त हो, या फिर जिनमें से जल की मात्रा पर्याप्त हो। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जिसमें से रुक्षांश भी हो और जल भी पर्याप्त मात्रा में हो। तो इस प्रकार के भोजन को क्या कहेंगे हम लोग? संतुलित आहार कहेंगे। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाएगा। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। अब बात की जाए अभावजन्य रोग की। कभी कभी भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अभावजन्य रोग कहा जाता है।